जानकारियाँ देने के लिए मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। बेसिकली इस जीत के अंदर हम समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान रहा है कि एमआईएम को जिताने के लिए, क्योंकि हमने पूरे चुनावी प्रचार के दौरान जो देखा कि कांग्रेस पार्टी ने जिस तरह से हमारा वहाँ पे प्रचार किया, अपने स्टेज के ऊपर से कहिएगा या पत्रकार परिषद लेकर लोगों को ये समझाने की कोशिश की थी कि एमआईएम को वोट नहीं देना है करके, तो हम तो सबसे पहले उनका धन्यवाद देते हैं कि महफिल उनकी सस्ती थी लेकिन नाम हमारा होगा था वहाँ पे। हम इस इलाके के अंदर, बिहार के इस सीमांचल इलाके के अंदर हम लोग 5 साल पहले गए थे और 5 साल पहले जाने के बाद हमारे को वहाँ पे कामयाबी नहीं मिली थी, हमको ज़रा भी सक्सेस नहीं मिला था। उस वक्त नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव ये साथ में मिलकर आए थे, सेक्युलरिज्म की बुराई दिए थे और लोगों के वहाँ पे एक ही मंशा थी कि किसी भी सूरत में भारतीय जनता पार्टी को दूर रखना है तो हमको एक साथ मिलकर आना है। और उस वक्त उन्होंने वोट दिए, उन्होंने बहुत कहा था कि मतलब ये गठबंधन तुम्हारा साथ नहीं देने वाला है, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर मिलने वाला है। ये 2015 के अंदर हमने अपने चुनावी प्रचार के अंदर हमने ये कहा था, लेकिन नतीजा यही हुआ कि 1.5 साल के बाद नीतीश कुमार साहब जाकर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिल गए और अब जब दोबारा आए तो इस तरह का कंफ्यूजिंग इलेक्शन लोगों के बीच में कराए कि रामविलास पासवान साहब की पार्टी कहती कि हम नीतीश कुमार साहब के साथ नहीं जाएंगे, हम भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएंगे। रामविलास पासवान की पार्टी कहती कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम नीतीश कुमार को जेल में डालेंगे। भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो नीतीश कुमार को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ये जो एक कन्फ्यूजिंग स्टेट तैयार किया गया था, बाद में हमको सबको मालूम था कि ये सब एक साथ मिलकर आने वाले हैं, लेकिन नतीजा ये हुआ कि वहाँ की जनता ने किसी भी तरह का जो कोशिशें हो रही थी एमआईएम को हराने के लिए, वो कोशिश को नाकाम करते हुए ताकत के साथ एमआईएम के साथ खड़े थे। और उनके कितने ऐसे कांग्रेस के पत्रकार परिषद हुए जिसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि हम इनके आने से हमको नुकसान होगा। हम उनको ये बताना चाहते हैं कि 70 सालों तक हमने तुम्हारे फायदे, तुम्हारे नुकसान, यही हमने सोचा है। अब हम इलेक्शन जो लड़ेंगे हम हमारे फ़ायदे के बारे में सोचेंगे और हमारा फ़ायदा इसके अंदर था कि हम इलेक्शन लड़े तो हम जीते। और ये कहना कि एमआईएम की वजह से सत्ता नहीं आई है करके, तो ये किस बात का घमंड और गुरूर है कांग्रेस पार्टी को कि जो इतनी बड़ी सबसे पुरानी पार्टी होने के बावजूद, सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद वो किस मुकाम के ऊपर आ गई, तो मेरे ख्याल आखिरी 19 सीटें उनको मिली है, एक राष्ट्रीय पार्टी और सबसे पुरानी पार्टी। तो हम ये चाहेंगे कि वो अपने गिरेबान के अंदर झाँक कर देखें कि हमारी क्या कमियाँ रह गई है करके। और आप ये चीखना चिल्लाना, ये औरतों के जैसा रोना, ये बंद कर दीजिएगा कि हमारे को हम जो हार रहे हैं इनकी वजह से, मतलब जीतते हैं तो उनके गांधी परिवार की वजह से जीतते हैं, मतलब नहीं राहुल गांधी का चमत्कार हो गया है। हारे जहाँ पर किसी का अवैसी के ऊपर है तो पूरा ठुकरा फोड़ दो करते। तो ये जो है कि लोगों को समझ में आ चुका है। हमारे को तकरीबन 5.25 लाख वोट वहाँ पर मिले, यानी कि जिन 6 कॉन्स्टिट्यूंसीज के अंदर हमारे को हमने विशेष तौर से जो हमारे को ऐसा लग रहा था ये 6 सीटें हमारी आएंगी, तो हर सीट के ऊपर हमारे को 60,000 के ऊपर ही हमारे को वोट्स मिले हैं। अगर हम 20 सीटें लड़े हैं तो एक अनुमान लगा लीजिएगा, एक एवरेज भी अगर निकालते हैं तो 60,000 वोट हमारे को मिलना वहाँ पे बहुत बड़ी बात है। मतलब एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जहाँ पर हमारे बिहार के अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब लड़े थे, वहाँ पर 90,000 वोट्स मिले थे। कोचा धामन जो ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी थी जो लोग बोलते थे कि नहीं ये निकलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर इनका वो है, तो वहाँ पर भी तकरीबन 38,000 की लीड से जीते हैं, 38,000 की लीड से। तो ये सब देखते हुए हमारा यही कहना है कि हमारे हौसले और बुलंद हुए हैं। हम किसी भी तरह की आलोचना को फेस करने के लिए हम तैयार हैं, आपको जो बोलना है, क्योंकि अब जनता समझ चुकी है
और वो जनता समझने के बाद अब ये बौखलाहट का शिकार होकर ये कह रहे हैं कि अगर ये नहीं लड़ते थे तो हमारी सरकार बन जाती थी। हमने ये साफ कहा कि इस देश से अगर किसी को भगाना है, इस देश में अगर किसी की सत्ता नहीं आना है तो वो भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से दूर रखने के लिए जो करना है वो हम करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अगर आप एक तरफ बोलेंगे कि ये तो आए हुए हैं इनको जिताने के लिए वजह से आई है, अभी 5 आए हैं, हमारी उम्मीद है वहाँ पर बिहार के अंदर ये कि कम से कम 6 सीटें आएंगी। हमारी एक सीट जो पिछले साल हमने जीते थे बाई इलेक्शन के अंदर, जो किशनगंज की सीट थी, वहाँ पर अगर आप आंकड़ों के ऊपर नजर डालें कि जो पार्टी हमको कहती है कि हम वोट काटते हैं, तो आप अगर देखेंगे कि 10 महीने पहले जो किशनगंज का चुनाव हुआ था, उपचुनाव हुआ था, वहाँ पर हमारा कैंडिडेट जीता था कमरुल हुदा साहब, उनको 70,000 वोट मिले थे। भारतीय जनता पार्टी को 60,000 वोट मिले थे और कांग्रेस को महज 25,000 वोट मिले थे। लेकिन इस बार हमको भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने कुछ इस तरह का एक साठगांठ किया था कि हम दोनों के अंदर ही होना चाहिए, यहाँ से ऐवान को हटाने का है। वो एक सीट हम हारे हैं और हमको मालूम है कि वहाँ पर क्या क्या हथकंडे अपनाए गए हैं, क्या क्या साजिशें वहाँ पर खेली गई है। एमआईएम की ये सीट, क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि मतलब एमआईएम के 5 सीट आ जाएगी। वैसे तो किसी ने भी नहीं सोचा, मतलब हम लोगों का इतना यकीन था कि हमारी सीटें आएंगी जो ज़मीन के ऊपर हम काम कर रहे थे। आप यकीन नहीं मानेंगे कि मतलब अवैसी साहब की जो तड़प थी बिहार के लिए, उनको ना मैंने इतना प्रचार तेलंगाना में देखा ना महाराष्ट्र के अंदर जितना और बिहार के अंदर किए। मैंने खुद तकरीबन 7 सभाएं लिया है। एक दिन के अंदर मैंने तो रिकॉर्ड किया था कि 13 सभाएं दिए थे। मतलब सुबह 9 बजे जब मुझे बोला गया कि सुबह 9 बजे पहली सभा करके, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि 9 बजे कौन उठता होगा और जाता होगा करके। लेकिन 9 बजे भी मतलब वहाँ पर लोग इंतजार में बैठते थे कि एमआईएम के सांसद आने वाले हैं। तो एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट हम ये समझते हैं। हमको दुख इस बात का यकीनन है कि सारी उम्मीदें, देखिए हमारा तो ये नहीं था कि हम सत्ता हासिल करना चाह रहे थे, हम अपनी ज़मीन तलाश कर रहे थे और वो ज़मीन हमारे को मिली। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जो गर्व से कह रहे हैं, मैं भी उनके नेताओं के बयान सुन के आ रहा हूँ कि मोदी साहब का जादू अभी भी बहुत चल रहा है और मोदी साहब है तो मुमकिन है करके, तो कतई मुमकिन नहीं है। आप देखेंगे कि 2019 के जो लोकसभा के चुनाव हुए थे, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें मिली थी, उन सीटों का अगर हिसाब किताब लगाए तो तकरीबन 200 सीटें जो है, असेंबली की सीटें जो है, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व था। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा के अंदर पिछले साल किया और आज उनको 31 साल के लड़के से नीचे आना पड़ रहा है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो तेजस्वी यादव है। हम उनको उनके कार्य के लिए, उनकी मेहनत के लिए उनको शुभकामनाएं देते हैं। लेकिन हमें भी उतना ही सरप्राइज हुआ और उतना ही हमारे को भी अचंभे में आ गए थे हम कि कोई नहीं, किसी भी मीडिया हाउस में नहीं बोला था कि आएंगे करके, लेकिन ये आ गए सत्ता में दोबारा। तो मेरे हिसाब से ये सबको चौंकाने वाली बात है। अब हम यहाँ से आगे अपना सफ़र शुरू करेंगे और ज़्यादा मजबूती के साथ और ज़्यादा मेहनत करेंगे। 2015 में जब हमने इलेक्शन लड़े थे और उसके बाद जब हम 2020 के अंदर गए, तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 2015 के अंदर गए और उसके बाद हम 2020 के अंदर चले गए। तो 2020 में गए हैं हम, ऐसा नहीं है कि हम 5 साल तो इलेक्शन के वक्त में गए। हमारी जीतने की मुख्य वजह क्या है? अगर आप समझने की कोशिश करेंगे कि 2015 में हम गए, तो 2015 में हम जाने के बाद हमारे को एक भी सीट के ऊपर कामयाबी नहीं मिली। कितने सीटें हम लड़े थे? 6 सीटें, यानी 250 में से तकरीबन 6 सीटें अगर लड़ रहे तो आपको मालूम होगा कि कितना बहु बनाया गया था कि आप 6 सीटों के ऊपर आए हैं, अभी वोट काटने के लिए आए हैं, इनकी टीम है उनकी टीम है करके। हमने किसी भी तरह की हमने आलोचना को बर्दाश्त करते हुए 5 साल हम लगातार सीमांचल की जनता के साथ संपर्क बनाए हुए थे। संपर्क का मतलब यह है कि वहाँ पर बाढ़ की परिस्थिति इतनी खराब, इतनी भयानक होती है, वो बाढ़ की परिस्थिति के
टाइम के ऊपर असद साहब हैदराबाद से वहाँ पर मदद भेजे। वहाँ पर अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने हैदराबाद के अपने डॉक्टर्स की टीम फुल दवाइयों के साथ वहाँ पर भेजे। तो ये कोरोना का पीरियड आया और हमारी पूरी टीम वहाँ पर लगी थी। तो लोगों को ये एहसास हुआ वहाँ पर कि हमने 2015 में ये आए थे, हमने तो इनका साथ नहीं दिए। इसके बावजूद भी ये लोग हमारे साथ, हमारे सुख दुख के अंदर खड़े हैं, हमारे दुख के अंदर पूरा खड़े हैं। तो हमारे लिए 2020 के अंदर ये हमारे को नतीजे मिले। पहले तो मुबारकबाद कि इंडिया जेल का पैमाना कामयाब हो। इंडिया जेल का कोई पैमाना नहीं, जल्दी से छोटा सा कार्य करता हूँ। ये भाई अपन उनका की जे मिळाला आहे प्रकाश आंबेडकर म्हणतात की या ठिकाणी तो सर्व मुस्लिम बोल वागतात तुम्हाला जे सांगितलं काही जबाबदारी नाही आहे मुस्लिम काही हा बिलकुलच येणार तुमचं अभिनंदन पण केलं त्यांनी पण तुम्ही मुस्लिम भागाच्या बाहेरच विजय मिळवला असता तर तो चांगला झाला असं सांगायचे आहे की एकदा ते कॉन्स्टिट्युएन्सीमध्ये येऊन बघितलं तर तुझ्या नावांसाठी कॉन्स्टिट्युएन्सीमध्ये अनेक नॉन मुस्लिम लोक आहेत। आपल्याला आश्चर्य वाटेल, यूट्यूबवर जाऊन बघितलं असेल तर अनेक हिंदू लोक, मी फक्त एका समाजाचा बोलतो नाही, हिंदू लोक जे टीका लावून आमच्या कॅन्डिडेटच्या स्टेजवर येऊन भाषण करत होते की आम्हाला हे कॅन्डिडेटला जिंकून आणायचे आहे। का की त्यांनी आम्ही इंडिया दिल्लीला बहुमत दिले असं नाही आहे, ते आमचे कॅन्डिडेट्स इतकं चांगलं सिलेक्शन आम्ही केलं होतं त्यांचं की त्यांचं सामाजिक कार्य इतकं मोठं होतं आणि इतकं चांगलं काम होतं त्यांचं की त्यांच्यामुळेही आम्हाला खूप फायदा झाला। असं नाही आहे आम्ही कोणालाही उभे केलं आणि लोकांना कन्व्हिन्स केलं की बाबा यांना वोट द्या। लोक ते कॅन्डिडेट्सलाही ते पसंत करत होते की हे खूप चांगला माणूस आहे। तर असं सांगणं की फक्त मुस्लिम बहुल एरियामध्ये मला वाटतं की हे चुकीचं आहे। अनेक असे कॉन्स्टिट्युएन्सीज आहेत। किशनगंज एरियामध्ये जेव्हा आम्ही निवडून आलो होतो 70,000 मतं मिळाले होते, अनेक हिंदू बांधवांनी आम्हाला मतं दिले होते। हे खरी गोष्ट आहे की सीमांचल जे आहे ते मुस्लिम पॉप्युलेटेड आहे, पण असं नाही आहे की मुस्लिम पॉप्युलेटेड म्हणजे मुस्लिम पॉप्युलेटेड म्हणजे हेच अर्थ असेल तर इंडिया जे जिंकून आला औरंगाबादमध्ये ते काय फक्त मुस्लिम बहुल एरिया होता म्हणून ते निवडून आलं। अनेक लोकांनी मतं दिले ना मला, का दिले? आणि आपल्याला माहित नाही आहे का की पूर्ण दलित समाज आपल्या आशीर्वादाने माझ्यासोबत होतं। अनेक हिंदू बांधवांनी, अनेक हिंदू यंगस्टर्सनी मला मतं दिले। पण हे सांगणं सी अल्टिमेटली क्या है, जीत जीत होती है, हार हार होती है। अब हम जीत गए हैं, अब जिसका आकलन जिसको जैसा समझना है समझना। सलीम साहब मेरा एक सवाल है, कल धांधियों के लिए तो बहुत सारे आरोप लगे कि भाई वोटिंग मशीन में धांधियाँ हुई है या वहाँ पे बहुत सारी गड़बड़ है जिससे 10-15 सीट का इधर उधर गिरा। आप वहाँ थे, आपको कैसे? नहीं, उसमें सर थोड़ा करेक्शन, मनोज झा जी ने बोले कि 19 सीट ऐसे हैं जहाँ पे रिजल्ट रोका गया और रिकाउंटिंग की गई, तो वहाँ पे कुछ गड़बड़ लगती है क्या? देखिए, मेरे हिसाब से हो सकता है 1-2 सीट्स के ताल्लुक से हमको भी ये जानकारी मिली थी कि मतलब ऑलरेडी वहाँ पर रिजल्ट तकरीबन जब कैंडिडेट्स को पता चल जाता है कि एक जीतने वाला है तो सिर्फ जीतने वाला बैठता है वहाँ पे, और हारने वाले जितने भी हैं वो पता चल जाता है कि अब अपना नंबर लगने वाला नहीं है तो वो खिसक जाते हैं, निकल जाते हैं। तो ऐसा हुआ है 2-3 कॉन्स्टिट्यूएंसीज के अंदर कि हारने वाले जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स थे वो वापस चले गए, फिर वापस है तो कई टाइम के बाद वो आए और फिर वहाँ पे आके हंगामा शुरू करे कि नहीं हमारे को तो फिर ये करवाना है वो करवाना नहीं करते। तो मुमकिन है कि कुछ ना कुछ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अब इसके अंदर तो PhD हासिल कर चुकी है कि सत्ता में आने के लिए क्या क्या हथकंडे अपनाए जा सकते हैं, वो सारे हथकंडे वो अपनाते नहीं। ईव्हीएममध्ये घोटाळा झाला का? प्रकाश आंबेडकरांनी आता आरोप केला की घोटाळा झाला त्याच्यामुळे भाजप नाही। आता काय आहे की आता इट्स टू अर्ली की म्हणजे आमच्याही ॲनालिसिस आम्ही सगळं सीटचे ॲनालिसिस करू। आम्ही काय आहे फक्त जे 20 सीट्स होते आमचे त्याच्यावर कॉन्सन्ट्रेट केलं होतं। आता सगळं जे रिझल्ट आलेले आहे त्यांचं ॲनालिसिस करून ते मला वाटतं की असदुद्दीन अवैसी साहेब पार्टीचे जे अध्यक्ष आहेत त्याच्या बाबतीत ते स्पष्टपणे बोलतील। बंगाल की विधानसभा आनी है, वेस्ट बंगाल की कॉन्स्टिट्यूंसी के भी इलेक्शन होंगे। वेस्ट बंगाल के लिटमस टेस्ट है क्या? आप क्या बोलेंगे वेस्ट बंगाल को लेकर, क्या प्लान है? देखिए, हमारे चुनावी प्रचार के अंदर महाराष्ट्र से, दिल्ली से, उत्तर प्रदेश से, झारखंड से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, मतलब जहाँ जहाँ पर भी
MIM के चाहने वाले, MIM के पार्टी कार्यकर्ता जितने भी ये पूरे आए थे बिहार के अंदर प्रचार करने के लिए। और पश्चिम बंगाल के बेहिसाब नौजवान लड़के वहाँ पर प्रचार करने के लिए आए थे और उनकी एक ही ये थी कि साहब हम पूरी मेहनत करेंगे यहाँ पे, लेकिन आपको हमारे पास पश्चिम बंगाल में आना है। और वो लड़कों ने दिन और रात मेहनत की है वहाँ पे। पश्चिम बंगाल लगा हुआ है, सटी हुई बॉर्डर है, मतलब 5 किलोमीटर के ऊपर पश्चिम बंगाल लग जाता है, कई जगह के ऊपर 2 किलोमीटर के ऊपर पश्चिम बंगाल लग जाता है। तो वहाँ से बहुत सारे लोग आए थे। अब जैसा कि असद साहब ने कहा है कि अब हम जाएंगे, पश्चिम बंगाल भी जाएंगे, उत्तर प्रदेश भी जाएंगे। एक चीज़ लोगों के अंदर ये अब समझ में आया है कि हम हमारी आइडेंटिटी को हमको अगर बनाना है तो अपनी राजनीतिक ताकत हमको मजबूत करना पड़ेगा। अब वो राजनीतिक ताकत ये है कि अब किसी के कंधों के ऊपर बैठ कर है तो अब हम ही दूल्हे बनने के लिए हमने कई लोगों को दूल्हा बनाए हैं, हम बारातियों का काम करते तो अभी कोई अलायंस नहीं होगा जो है उनके बल पे लड़ाई आएगी। देखिए ये टाइम जो हुआ है, पहले आप ये खुद मानते थे कि MIM पार्टी को जो है एक अछूत की तरह देखा जाता था, ये अनटचेबल है, इनके करीब नहीं जाना है। ये सभी राजनीतिक पार्टी ये सब अपने आप को बड़े दूध के दूल्हे समझते थे। इनका ये था कि नहीं, मुस्लिम समाज का वोट दो हमारे को, इनका कोई लीडर तैयार नहीं करो। और वो असद अवैसी साहब को तो कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे क्योंकि वो बहुत ब्लंटली बोलते थे, वो बिल्कुल किसी से न डरते न घबराते। तो उनको ऐसा नेतृत्व नहीं चाहिए। उनको कैसे चाहिए जो अभी भी मतलब कांग्रेस के अंदर, NCP के अंदर बहुत सारे ऐसे मुस्लिम लीडर है जिनके आकर अगर बोलते हैं बैठो तो बैठ जाते हैं, उठो तो उठ जाते हैं। उनका काम यही है कि अपनी कुर्सी संभाल के रखो, अपना साथ क्या बोल रहा है उतना तक करके रखो। ये टाइम के ऊपर ये हुआ है कि बहन मायावती का अलायंस हमारे साथ हुआ है, वहाँ पे कुशवाहा साहब का अलायंस हुआ है, यादव साहब का अलायंस हुआ है। ऐसे तकरीबन 5 पार्टीज मिला के हम साथ में इलेक्शन लड़े। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा फायदा इस वजह से हमारे को जब उनको नहीं हुआ है क्योंकि ये बिल्कुल इलेक्शन के वक्त में हम गए। इलेक्शन के वक्त में जाने से जो हमारा लोगों तक पहुँचने का जो रीच था वो नहीं हो पाया। लेकिन अगर हम पश्चिम बंगाल जाएंगे, उत्तर प्रदेश जाएंगे, अब सबको मालूम पड़ गई है कि हमारी ताकत क्या है और हमको मालूम पड़ गई है कि हमारी ताकत क्या है। और हम अगर उसकी राजनीति से जाएंगे, अगर कोई आता है तो यही का मसला उसके आपको जो वोट कटवा लीगल लिखा जा रहा है बोला कैसा इसको देखिए मतलब 2015 के अंदर इसका बहुत बड़ा ये था कि जिस तरह से कांग्रेस ने हमारे खिलाफ वहाँ पर जमकर प्रचार किया था, ये 6 सीट लड़ने के लिए आए हैं, ये वोट काटने के लिए आए हैं। लेकिन 2015 के अंदर जब उनको लोगों ने कबूल किया, उनको जिताया, तब सवाल ये पैदा होगा कि वो जीत कर चले गए और 5 साल उनको पलट के देखे नहीं। तो लोगों को ये एहसास हुआ कि यार इनके ऊपर तो ये आरोप लगाते थे, हमने इनका साथ नहीं दिया, लेकिन 5 साल ये पूरे हमारे साथ खड़े रहे। हमारे को बाढ़ आई तो इन्होंने हमारा मदद किए थे, कोरोना का पीरियड हुआ तो ये हमारे को मदद किए, डॉक्टर्स की टीम भेजे, फ्री में दवाइयाँ भेजे, एम्बुलेंसेज वहाँ पे अरेंज कराए। तो ये इतनी सारी चीज़ें जब लोगों ने देखी तो लोगों को एहसास हुआ कि ये गलत बोल रहे। अब आप मुझे ये बताइएगा कि 70 सीट कांग्रेस ने जीती है। आज सबसे ज़्यादा जो ढिंडोरा पीट रही है कांग्रेस कि इनकी वजह से हुआ है। 70 सीट के अंदर आप 19 अगर जीत कर लेकर आ रहे हैं तो आपके ऊपर लानत है। हम तो ये समझ रहे हैं कि ये तो तेजस्वी यादव का बहुत बड़ा पना था कि उसने है तो इनको 70 सीट दिया था, उसको मालूम भी होते हुए कि इनकी लायक ही नहीं है 70 सीट की, इनकी औकात ही नहीं है 70 सीट लड़के है तो जिताने की। इनको है तो मुश्किल से अगर उन्हें 25 सीट देता और बोला होता कि भैया तुम हारो जीतो, बाकी के सीट से अगर ये खुद लड़ता तो शायद मेरे हिसाब से वो सिंगल हैंडेडली भी निकाल सकता था उसका। कांग्रेस के साथ अब कांग्रेस का ये हो गया है जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे उनको अब हमारे को अगर वोट कटवा बोल रहे थे तो हम ठीक है 20 सीटों के बारे में हम बात कर लेते हैं, बाकी सीटों में MIM थी क्या? नहीं थी। कल के दिन बाई इलेक्शन हुआ, 28 सीटें मध्य प्रदेश के अंदर, उसमें से कितने सीटें बीजेपी जीती? पूरे के पूरे तुम्हारे कांग्रेस वाले थे। विधायक जो कांग्रेस के थे वो पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी में चले गए, वो सब ठीक। बाई इलेक्शन होता है उसमें तो भारतीय जनता पार्टी जीतती है, MIM तो लड़ी नहीं वहाँ पे। उत्तर प्रदेश के अंदर MIM लड़ी नहीं वहाँ पर जहाँ जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का ये था। तो मेरा यही कहना है कि अपने अंदर आत्म परीक्षण करो कि हमारी गलती क्या हो रही है करके, हम क्यों अब हम इलेक्शन के अंदर अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। आपका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस, ये इसमें कोई दो मत नहीं है कि कांग्रेस का सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग बेस क्या था, तो मुसलमान थे।
लेकिन आज अगर वो भी अगर आपसे दूर जा रहे हैं तो आप सिर्फ ये कब तक सेक्युलरिज्म, हमने तो साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक सामने से वार करता है और एक पीछे से खंजर भोंकने का काम करता है। मुसलमानों के ताल्लुक से यही किया गया है। अब ये है कि अब आपको क्या चिल्लाना है, चिल्लाइएगा, वो पर वोट करवा बोलना है, बोलिएगा उसमें। आप आगे देखिएगा, हम आंकड़ों के हिसाब से आपको बताएंगे कि अगर वहाँ पर कांग्रेस नहीं रहती तो हमारी और कितनी सीटें आई। अब एक उदाहरण के तौर के ऊपर जैसे किशनगंज का दिया, हमको 70,000 मिले हैं, उनको 25,000 मिले हैं एक साल पहले, और अब वो बोलते हैं कि यहाँ पे किशनगंज लड़ना नहीं, आप आए हैं तो वोट कट जाते हैं। भाई साहब आप मत लड़िए, आप लड़ रहे हैं उनके, हमारे में यहाँ पर नहीं। 20 सीट का एनालिसिस किया जाए तो बीजेपी को कितनी गई, आरजेडी को और जेडीयू को कितनी गई? 6 आपको 5 मिली है। 5 मिली है मेरे हिसाब से। उसमें से जो बीजेपी जेडीयू को जो गई है 3 या 4 सीट गई है, बाकी तो उसके ऊपर आरजेडी और कांग्रेस। जैसा पूछ लो आपको मायावती हो गए, जो आपके प्लस थे, एमआईएम प्लस जो थे एलआईसी, वो कितनी सीट? उनके बीएसपी की एक सीट आई, बीएसपी की एक सीट आई। टोटल 6 हो गया आपका। सर आपका मकसद बीजेपी को सत्ता से दूर रखना है, तो अगर आप बंगाल इलेक्शन में अलग अलग जब लड़ेंगे तो उससे फायदा तो सीधा बीजेपी को पहुंचेगा। तो आपने बोले अलायंस नहीं करेंगे, अभी तो बोला है। मैं बोला कि अगर अभी से अगर सामने वाली पार्टी, पश्चिम बंगाल की जो पार्टी अगर समझती है कि एमआईएम आने वाली है, हमारे को एमआईएम के साथ जा रहे हैं, तो उसके ऊपर फैसला लिया जा सकता है, ऐसा साफ नहीं। लेकिन इलेक्शन से 8 दिन पहले तो उठ के आएगा और बोलेगा कि हम हमारे साथ अलायंस कर लोगे, तो वो ना उनको फायदा होगा ना हमको फायदा होगा। अब इलेक्शन के लिए बचा ही कितना है पश्चिम बंगाल की, उसमें बहुत ज़्यादा नहीं बचता। अगले साल की इलेक्शन आने वाले हैं, 6 महीने बचे हुए, तो उसमें प्लानिंग हम लोग अभी से अगर करते हैं यकीनन मतलब सामने वाला आता है। सर अगर आपकी किंग मेकर की पोजीशन हुई होती तो मान लीजिए किंग मेकर तो आप किधर गए? देखिए एक स्पष्ट ये सवाल जो है कल असद साहब से भी बार बार तो ये पूछा जा रहा था कि अगर आप किंग मेकर की भूमिका में अगर आते हैं तो आप किसका साथ देंगे? तो आप ये समझ लीजिएगा कि भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो कदम उठाने की जरूरत रहती थी, जो करने की जरूरत रहती थी, हम करे होते, लेकिन हमारे आत्मसम्मान के साथ। अब हम गिर के हमारा झोली लेके आपके पास नहीं, अब आपको अगर हमारी मदद चाहिए तो आपको उतने ही सम्मान के साथ आपके पार्टी के अध्यक्ष ने मेरे पार्टी के अध्यक्ष से बात करना। ये अगर समझेंगे कि नहीं असद साहब आके आपकी चौखट के ऊपर बैठेंगे तो नहीं। बड़ा सा हिस्सेदारी अवैसी इसका एक वो है कि इंदिरा गांधी भी तो दारुसलाम के ऊपर आई थी जब जरूरत पड़ी थी, अगर उनको जरूरत नहीं तो उन्होंने बात करना। एक सवाल आपसे ये है कि पिछले 5 साल पहले आपने वहाँ पर कदम रखा कि 5 साल से आपकी स्टडी चालू थी, तो आपने 225 सीट क्यों न लड़े? आपने 20 सीट क्यों लड़े? 20 के ऊपर मुस्लिम का पूरा काउंट था। पूरे देश में इतनी तकलीफ, 20 सीट लड़े तो ये 20 सीट क्यों लड़े हैं करके उसमें लड़ेंगे। आपकी ख्वाहिश भी इंशाल्लाह हम पूरी करेंगे। मेरा साथ आपकी ख्वाहिश माही पे मेरी लेकिन कैसा है कि आप ये खुद को ये बोलेंगे कि आप महाराष्ट्र के अंदर 48 सीटें क्यों नहीं लड़े हैं? 48 सीटें एमआईएम तो महाराष्ट्र के अंदर इतनी ताकतवर हो गई थी, आप क्यों नहीं लड़े करके? हमने से 25 लड़ी, कितने जीती? एक जीती ना पूरे महाराष्ट्र के अंदर। कांग्रेस ने लोकसभा की सिर्फ 1 सीट जीती, एमआईएम ने कितनी लड़ी थी? 1 जीती, कितनी? 1। अब आगे बताइएगा जहाँ पर सिर्फ जीतना अगर हमारा मकसद है तो हम हमारे उसके ऊपर फोकस करेंगे ना। हमारे पास क्या है कि हमारे पास स्टार्स जो है वो बहुत ज्यादा नहीं है, हमारे पास एक ही स्टार है, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। अब 250 सीट के अंदर हम खड़े करवा देंगे और हर कोई बोलेगा कि मुझे असद साहब की 4 सवालें चाहिए, तो मुमकिन है क्या? हम नए स्टार्स तैयार करेंगे, आप भी ज्वाइन करिए। साहब अभी जैसे आप बता रहे हैं कांग्रेस की वजह से हमारे को जीत हासिल हुई और प्रकाश अम्बेडकर ने सामने बोले कि अब कांग्रेस के पास में ऐसा कोई जनाधार नहीं रहा, तो अब उनको सिर्फ एक घटक पक्ष रखा जाए और कोई तीसरी आघाड़ी और तीसरा कोई नेतृत्व सामने आए, ऐसा उन्होंने कहा है। तो उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? बिल्कुल मेरे हिसाब से तो देखिए क्या हो रहा है कि एक गेम हुआ करता है जिसके ऊपर जैसा कुर्सी एक रहती है, 2-3 कुर्सियां लगाते हैं, म्यूजिकल चेयर बोलते हैं, उसके अतराफ में ऐसा घूमना। तो क्या हो रहा था कि एक कुर्सी थी और उसके ऊपर म्यूजिकल चेयर खेली जा रही है, पिछले 70 सालों से म्यूजिकल चेयर खेली जा रही है। ऐसा बटन दबाएं तो एक बार जाके भाजपा बैठ जाती है,
बटन दबाए तो दूसरा, तीसरे खिलाड़ी को आने का मौका ही नहीं देते थे। ये समझते थे कि इस मुल्क के ऊपर राज करने का अधिकार सिर्फ कांग्रेस को है और बीजेपी को है। अब क्या हो रहा है कि रीजनल पार्टीज जिस तरह से डेवलप हो रहे हैं, उनको ये समझ में आ गया है कि आज आप सोचिएगा कितना बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, हमारे अपोजिशन के अंदर थे, हमारे विरोध के अंदर इलेक्शन लड़े हैं, लेकिन एक 30 साल का एक लड़का अगर आके इस तरह का चैलेंज मोदी साहब को उनके इतने बड़े गढ़ के अंदर, उनकी पार्टी 15 साल से वहाँ पर हुकूमत में है, और एक चैलेंज अगर वो दे सकता है, रीजनल पार्टी के हद तक ही है, आरजेडी नेशनल लेवल के ऊपर तो कहीं है ही नहीं उसका, तो वो इतना ही। तो ये मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा लेसन हो सकता है कि दूसरे राज्यों में भी अगर इस तरह के अलायंसेस अगर बनते हैं, स्ट्रॉन्ग अलायंसेस, यकीनन बीजेपी को पछाड़ा जा सकता है। सिर्फ कांग्रेस को वहाँ पर एक घटक पक्ष रखा जाए और किसी और को नेतृत्व दिया जाए, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। भाई 19 पार्टी वाली हमारे जो है 5 साल के बाद है, तो आप कितने सीटें लड़े? 70 लड़के हैं तो 19 सीटें आप लेकर आए हैं, हम 20 सीटें लेकर आके वहाँ जो है बिहार जाके यहाँ लोग बन रहे थे, तो वो जरूरी था कि हैदराबाद ये भी जरूरी था, वो भी जरूरी था। और अगले महीने जो है वो वहाँ पे हैदराबाद में कॉर्पोरेशन के इलेक्शन होते हैं, आप प्रचार के लिए चलना, वहाँ पे देखना उसमें कि लोग तय करेंगे। क्या है कि जनता तय करती है कि ये इलेक्शन के टाइम के ऊपर ये यहाँ पर नहीं थे। अब मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यूट्यूब के ऊपर जाइए, यूट्यूब के ऊपर जाकर देखिएगा, करोड़ों रुपये का, मैं लाखों रुपये का नहीं बोल रहा, करोड़ों रुपये के वहाँ पर मदद जो पहुँचाई गई है सिर्फ अकबरुद्दीन अवैसी साहब के लिए, करोड़ों रुपये की, आपको ओपन चैलेंज है, करोड़ों रुपये की यूट्यूब के ऊपर आप देखते नहीं है। ये तो दिक्कत है कि आप देख रहे नहीं है उसका। आपके प्रोग्राम होने के बाद मेरे साथ बैठिए, मैं आपको पूरा हिसाब बताऊंगा, ट्रक भर भर के एरिया में। और सिर्फ है तो ऐसा नहीं है कि मदद मतलब खाना पहुँचाया गया है, आपको मालूम है वहाँ पे अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने लेडीज अगर है तो उनको साड़ी, ड्रेस, बच्चे अगर है तो उनको कपड़े, दवाइयाँ, पूरे हॉस्पिटल्स का पूरा इलाज जो है ये पूरा किया गया है। और अगर इसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ रहना था, वहाँ रहना था, तो दिसंबर में तो पब्लिक तय करेगी ना उसका। मनपा इलेक्शन में MIM वंचित के साथ जाएंगे। इसका फैसला जो है, देखिए अलायंसेस किसके साथ होना नहीं करते हैं, पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तय करते हैं। और इलेक्शन के टाइम के ऊपर अगर उनको लगेगा कि भाई मैं इनके साथ जाना है, किसी और के साथ जाना है, वो असदुद्दीन पदवीधर इलेक्शन के ताल्लुक से हमने हमारे डॉक्टर कुमार काकरी साहब जो हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र के, उनके ऊपर ये जिम्मेदारी दी है कि आप इसके ऊपर पूरी स्टडी करिए, क्योंकि ये ग्रेजुएट का है, कॉलेज के ताल्लुक से है, तो वो उसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। हमको हमने पिछले टाइम भी हमने काफ़ी अच्छे रजिस्ट्रेशन करवाए थे। वो इलेक्शन लड़ना है तो कौन कौन कैंडिडेट्स हो सकते हैं, कहाँ से लड़ना है, कई जगह के ऊपर हमारे को ग्रामीण इलाकों से भीड़ ये वो जगह से भी हमारे को कैंडिडेट्स किया है कि हम खड़े रहना चाह रहे हैं, तो हमने उनको ये जिम्मेदारी दी है। आदर साहब, अब कॉर्पोरेशन के इलेक्शन हाल ही में आने वाले 2-4 महीने में, क्या आपके संगठन आप मजबूत करना चाह रहे हैं या तो लोकल में संगठन भी नहीं किया ना, मुंबई में है ना, महाराष्ट्र में? इंडिया से भी अपने आप में संगठन है भाई, ऐसे नहीं, और आपके जिला अध्यक्ष, शहर अध्यक्ष वगैरह को नियुक्ति है कि नहीं? शायद आने नहीं चाह रहा। हर कोई हमारे पास देखिए, एक अनाज 100 बीमार वाला मामला है, एक कॉर्पोरेटर के लिए 10 जने आए। मैंने ये फैसला किया कि मैं बोला भाई जो पार्टी की पोस्ट लेगा वो कॉर्पोरेटर का टिकट नहीं मांगेगा। तो इतने सारे लोगों ने फॉर्म भरे थे कि हमको पार्टी की पोस्ट चाहिए, कोई अध्यक्ष बनना चाह रहा, कोई जिला अध्यक्ष बनना चाह रहा, कोई ये बनना चाह रहा, कोई वो बनना चाह रहा। मैंने जैसे ही ऐलान किया तो सबने बोले साहब हमारा फॉर्म दे दीजिए, जवाब दे दीजिए ना सर। तो हमारे लिए दिक्कत हो गई है कि हर कोई ये अब सर देखिए चैनल चला रहे हैं, तो इसके बारे में चैनल चला मीम न्यूज़ वेब की ताज़ा तरीन खबरों के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल।